गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनिंग स्काई में। पिछले कुछ समय से वीडियोज नहीं आई। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने एक इनिशिएटिव शुरू किया और बीच में ही रोक दिया। ऐसा नहीं है। बीच में होली का त्यौहार भी था और स्कूल्स में भी कुछ समस्याएं चल रही थी। अब सारी चीज़ें ठीक है, टाइम टेबल बन गया है और 1 अप्रैल से वहाँ भी नया सेशन शुरू है। तो अब मैं नियमित वीडियो डालने का प्रयास करूँगा और आप सभी इंटरेस्टेड हुए तो हम ऑफलाइन भी शाम में क्लास शुरू कर सकते हैं, उसके विषय में भी चर्चा की जाएगी। पिछली वीडियो में इतिहास खंड में आपने सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न आयामों को देखा। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने प्रमुख शहर देखे, उन शहरों में क्या क्या मिला, उनके खोजकर्ता देखे। इसके साथ साथ ही कला एवं संस्कृति विषय पर विभिन्न आयाम देखे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कला और संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों के मृदभांड यानी पॉटरी देख लेते हैं। यानी पॉटरी वो लोग कैसे बनाते थे। तो मृदभांड पॉटरी लिखिए इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मृदभांड लाल एवं गुलाबी थे। लाल एवं गुलाबी थे। ये प्रश्न पूछा गया किस रंग के थे, तो लाल एवं गुलाबी थे। तथा उन पर काले रंग से, ये भी प्रश्न आया है, तथा उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। तथा उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। तो मृदभांड जो थे वो लाल और गुलाबी रंग की पॉटरी थी और उस पर काले रंग से, ब्लैक कलर से चित्रकारी की गई थी। अब चित्रकारी आई, क्या बनाए गए थे, तो पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए थे, पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए थे। लोथल से एक पॉट मिला है जिस पर चालाक लोमड़ी की कथा है, जो पंचतंत्र से बाद में पंचतंत्र में दिखाई देती है। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है विष्णु शर्मा जी का, सबसे ज्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है पंचतंत्र। तो चालाक लोमड़ी की कथा, जिसमें पेड़ पर एक कौवा बैठा है, उसके मुंह में मछली बनी हुई है जो पॉट पे चित्र बना हुआ, नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई है। तो लोथल से एक पॉट मिला है जिस पर ये चित्र है। तो जो उनकी पॉटरी है वह लाल और गुलाबी रंग की है, जिसपे काले रंग से चित्रकारी की गई। और पूछे चित्रकारी किसकी की गई है, तो पशु पक्षी पेड़ पौधे उन पर बने हुए हैं। अब देखिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो आयाम है उसमें है उनकी लिपि, इंस्क्रिप्शंस। अगर हम लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि यानी लिखने का ज्ञान था, वो लिखते थे। लेकिन हम अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि को नहीं पढ़ सके हैं। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि जो उनकी लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि। तो क्वेश्चन आएगा कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है कि व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करती, कोई निश्चित व्याकरण नहीं है। और कोई पूछे कि भाई इस लिपि में सबसे ज्यादा किस अक्षर का प्रयोग है, तो अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग सबसे ज्यादा इस लिपि में दिखाई देता है। और पशु पक्षियों में सबसे ज्यादा मछली का प्रयोग इस लिपि में हुआ है। इसका लिखने का तरीका कैसे था वो भी बात कर लेंगे। अभी इसमें लिखिए आप लिपि में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इस लिपि में सबसे अधिक अंग्रेजी के यू अक्षर, इस लिपि में सबसे अधिक अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग किया गया है। इस लिपि में सबसे अधिक अंग्रेजी के यू अक्षर का प्रयोग किया गया है। तथा पशु पक्षियों में मछली का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तथा पशु पक्षियों में मछली का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। अब देखिए इसका लिखने का तरीका क्या था। हम लिखते हैं बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट। ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट।
तो लिखिए यह लिपि दाएं से बाएं यानी लेफ्ट टू राइट, यह लिपि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं, ये गलत हो गया थोड़ा अंग्रेजी में, यहां राइट आएगा, राइट टू लेफ्ट, और दूसरा वाला लेफ्ट टू राइट, यानी पहली पंक्ति लिखी जाएगी राइट टू लेफ्ट दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति लिखी जाएगी बाएं से दाएं। दोबारा सुन लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। लिखिए इनकी लिपि दाईं से बाईं ओर, इनकी लिपि दाईं से बाईं ओर तथा बाएं से दाईं ओर, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इनकी लिपि दाएं से बाईं ओर तथा बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इस विधि को देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रूस्टोफेडन, इस लिपि को ब्रूस्टोफेडन या और हिंदी में बोलते हैं गोमुत्रिका। कहेंगे सर जी कैसा नाम है, ब्रूस्टोफेडन याद कर लेना, लेकिन गोमूत्रिका हिंदी में बोलते हैं। इस विधि को ब्रूस्टोफेडन या गोमूत्रिका विधि कहते हैं। अब कोई पूछे कि भाई ये लिपि पढ़ी जा चुकी है, तो नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक साइन बोर्ड जो मिला था जिसमें 10 अक्षर थे, कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। साइन बोर्ड जो मिला था जिस पर अक्षर बने हुए थे और चूना जिनमें भरा हुआ था, गली में गिरा साइन बोर्ड कहां मिला था, कमेंट में बताइएगा, तभी पता चलेगा पूरी वीडियो आपने देखी या नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से एक साइन बोर्ड मिला था, वो कहां पे मिला था, ये प्रश्न है आज का। सिंधु घाटी सभ्यता से एक साइन बोर्ड कहां पे मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता से एक साइन बोर्ड कहां से प्राप्त हुआ था, आज का क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन भी दिया करूंगा जो आपको कमेंट में जिनके आंसर करने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से साइन बोर्ड कहां से मिला था, तो कोई पूछे कि ये लिपि पढ़ी जा चुकी है, तो नहीं, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चलिए अब धार्मिक जीवन देख लेते हैं, हाइट डालिए धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। देखिए धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक दर्शन के 2 आयाम हैं, इहलौकिक और परलौकिक। इहलौकिक मतलब इस लोक के लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं, और परलौकिक मतलब दूसरे लोक के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। अब जो इनकी समाधियां जो सिमेट्री मिली हैं, इनकी सिमेट्रीज में खाने पीने की वस्तुएं, बहुत सारे आभूषण और भी चीजें रखी गई, जिससे ये ज्ञात होता है कि इनकी आराधना पारलौकिक थी, इहलौकिक नहीं थी। परलोक पे इनका ध्यान था, जबकि वैदिक काल की जो आराधना पद्धति थी वह इहलौकिक थी, इस लोक के लिए थी। और अगर बात करें सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की, तो यहाँ पर मूर्ति पूजा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा प्रचलित थी लेकिन किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। दोबारा सुन लीजिए, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो मंदिर नहीं मिला है, मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अगर हम मंदिर निर्माण की बात करें तो गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत देखी जा सकती है। मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये लोग विभिन्न देवी देवताओं और प्रकृति की पूजा करते थे। सबसे प्रधान थी मात्र देवी। तो लिखिए धार्मिक जीवन में पहली हेडिंग बनाइए, मात्र देवी, मात्र देवी की पूजा। मात्र देवी मतलब प्रकृति देवी या शक्ति। अब नवरात्रि आने वाले हैं
शक्ति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से होती आई है। शक्ति को सृष्टि की उत्पत्ति का कारक माना जाता है कि शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में स्थान स्थान से मिली हैं और एक मोहनजोदाड़ो से सील मिली है, मोहर मिली है, जिस पर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा उत्पन्न हो रहा है, पौधा निकलता दिखाई दिया है, जो यह दर्शाता है कि भाई ये पृथ्वी देवी होंगी जिनकी ये लोग पूजा करते थे। लिखिए, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सबसे अधिक मात्रा में नारी मूर्तियां मिली हैं। सबसे अधिक मात्रा में नारी मूर्तियां मिली हैं। एक और क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिएगा कि किस स्थान से नारियों की मांग में सिंदूर लगाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन लिख लीजिए, सिंदूर लगाने का साक्ष्य, सिंदूर लगाने का साक्ष्य। कमेंट में उत्तर देना है कि किस स्थान से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाने का साक्ष्य मिला है। आज का दूसरा प्रश्न है, ठीक है, जवाब दीजिएगा। तो टॉपिक पे लौटते हैं। सबसे अधिक मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। अब दूसरा है पशुपति पूजा, पशुपति शिव, पशुपति पूजा। पशुपति शिव का आदि रूप माना गया है। सिंधु सभ्यता से कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं कि जिनका शरीर तो एक पुरुष का है, लेकिन उनके सर पर कई सारे पशुओं के सर लगे हुए हैं। पशुपति आदि शिव। लिखिए, 2 लाइन इसमें लिख लीजिए। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक ऐसे पुरुष की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक ऐसे पुरुष की मूर्ति मिली है जो त्रिमुखी है। त्रिमुखी मतलब 3 मुख वाला, जो त्रिमुखी है, जो त्रिमुखी है। अगला देखिए, सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। चौथा लिख लीजिए, जल पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। लिंग व योनि की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नाग पूजा, जो सर्प हैं वो आज भी हिंदू संस्कृति में पूजे जाते हैं। तो अगला नंबर लिख लीजिए, 7 के बाद यहां से शुरू कर दे रहे हैं, नाग पूजा। तो सूर्य पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग और योनि की पूजा, नाग पूजा। एक जो सबसे बेहतरीन और सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो है योग के साक्ष्य। तो योग के साक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने इसे कोट किया था कि हमारे यहाँ योग सिंधु सभ्यता से ही प्रचलित है। तो एक पुरुष की मूर्ति मिली है जो सांभवी मुद्रा में है। मोहनजोदाड़ो से एक पुरुष की मूर्ति मिली है जो सांभवी मुद्रा में है। सांभवी मुद्रा का मतलब है आधी आंखें बंद और ध्यान की मुद्रा में उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ है। तो ये लोग योग की पूजा, योग को से भी परिचित थे और योग और आसन भी किया करते थे। अगला है कि ये लोग जो थे अग्नि की पूजा करते थे। अगला प्रश्न फिर बना, लिख लीजिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। हड़प्पन सभ्यता के किस स्थान से फायर रैंप, अग्नि कुंड मिले हैं? अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है अग्नि कुंड, अग्नि कुंड के साक्ष्य किस स्थान से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये अगला प्रश्न आपका बन जाता है।
तो हमने देखा मातृ देवी की पूजा सबसे प्रधान, फिर पशुपति की पूजा, सूर्य पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग और योनि की पूजा, नाग पूजा, और योग के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से एक पुरुष की प्रतिमा मिली है जो मोहर पर अंकित है, जो सांभवी मुद्रा में है। अग्नि की पूजा, जिससे संबंधित प्रश्न मैंने पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ एक प्रश्न आया था कि ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। भूत प्रेत में विश्वास, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। बड़ी संख्या में क्या मिले हैं? ताबीज मिले हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि ये लोग भूत प्रेत में और जादू टोने में भी विश्वास किया करते थे। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास करते थे? तो हाँ, यस, ये लोग भूत प्रेत और जादू टोने में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है कि अंतिम संस्कार की विधि यहां क्या प्रचलित थी, जिसे बोलते हैं अंत्येष्टि विधि। अंत्येष्टि विधि। बोर्ड पे थोड़ी शैडो आ रही है लाइट से, लेकिन उधर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं। और जो बोल रहा हूं उससे भी लिखिएगा, आज थोड़ा लेट हो गए हम क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। अंत्येष्टि विधि। अंत्येष्टि विधा अंतिम संस्कार की विधि क्या थी? तो देखिए, पहली विधि थी पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण समझ लेते हैं। पूर्ण समाधिकरण का क्या अर्थ था? देखिए, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था कि मृतक के शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था और घुटने पीछे की ओर मोड़ दिए जाते थे, क्योंकि जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही जल्दी डिकम्पोज बॉडी ज्यादा होगी। तो घुटने पीछे की ओर मोड़कर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। ऐसा नहीं है केवल उत्तर दक्षिण दिशा, कुछ कुछ स्थानों पर पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व दिशा में भी दफनाया गया है। और दफनाने के लिए उनके साथ साथ खाने पीने की चीजें, श्रृंगार का सामान, मूर्तियां, बहुत सारी चीजें रख दिया करते थे, जिससे क्या प्रमाणित होता है कि यह लोग पुनर्जन्म या पारलौकिक जीवन में विश्वास किया करते थे। ठीक है, तो लिखिए इसमें पूर्ण समाधिकरण। इस विधि में मृतक के पैरों को पीछे की ओर मोड़कर, इस विधि में मृतक के पैरों को पीछे की ओर मोड़कर उसे उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम, उसे उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में दफना दिया जाता था। उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में दफना दिया जाता था। तथा उसके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तथा उसके साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो यह प्रमाणित करता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब देखिए, एक प्रश्न और पूछूंगा कि कहां से युग्म समाधियां मिली हैं? कपल सिमेट्री क्वेश्चन अगला लिख लीजिए। युग्म समाधि कहां से मिली हैं? 2 स्थान से मिली है, लिखा है युग्म मतलब मेल फीमेल को एक ही कब्र में दफनाया गया था। दूसरी विधि क्या थी? आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या था? ध्यान से सुनिए। मृतक के शरीर को जंगल में खुला छोड़ दिया जाता था, ऊंचे स्थान पर। वहां पशु पक्षी, चील कौवे उसके मांस को खा जाते थे और बची हुई हड्डियों को एक कलश में भरकर दफना दिया जाता था। जो किससे प्रेरित है? पारसी समुदाय। यहूदी समुदाय में अंतिम संस्कार की यही विधि है। सबको एक खुले स्थान पर रख दिया जाता है, जहां पशु पक्षी
उसके मांस को खा लेते हैं और बची हुई हड्डियों को दफना दिया जाता है। तो दूसरी विधि थी आंशिक समाधिकरण। और तीसरी विधि थी दाह संस्कार। दाह संस्कार जो हिंदुओं में प्रचलित है। दाह संस्कार में शरीर को अग्नि को समर्पित कर देते थे और राख और हड्डियों को एक कलश में भरकर फिर उस कलश को दफना दिया जाता था, जैसे हम लोग बाबा की समाधि बना देते हैं बची हुई अस्थियों और राख से। तो दाह संस्कार में क्या कि शरीर को पहले लोग अग्नि को समर्पित करके और बची हुई राख और हड्डियों को एक कलश में भरकर उसे कलश को दफना देते थे। तो अंत्येष्टि विधि 3 प्रचलित थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में शरीर को, मृतक के शरीर को घुटनों को मोड़कर दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में क्या ये लोग करते थे, सबको ऊंचे स्थान पर रख देते थे जहां पशु पक्षी सबको के मांस को खा जाते थे और हड्डियों को दफना देते थे। ये लोग फिर हड्डियां एकत्र करके, जो पारसी समुदाय में प्रचलित है। तीसरा था दाह संस्कार। दाह संस्कार में शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता था, उसके बाद राख और हड्डियों को एक कलश में भरकर उसे दफना दिया जाता था। अब देखिए अंतिम जो विषय है वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन या अंत। हड़प्पा सभ्यता का पतन, कैसे नष्ट हुई ये सभ्यता। बहुत सारे इस पर विवाद हैं, लेकिन जो सर्व प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है फ्लड, बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी में भीषण बाढ़ आई और जिससे पूरा नगर काल के ग्रास में समा गया और जल प्रलय से पूरा नगर डूब गया, क्योंकि खुदाई के समय जो स्तर, जो लेयर पाई गई हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ होगा। अब देखिए एक मैक्स मूलर विद्वान रहे हैं जिन्होंने कहा है कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन यह सत्य नहीं है। किसी ने कहा कि भाई महामारी से, कोई कोविड जैसी बीमारी फैली होगी जिससे पूरी सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन ये भी असत्य कथन है, क्योंकि अगर महामारी से सभ्यता का पतन हुआ होता तो कंकाल में ऐसा कोई ना कोई रिकॉर्ड या कोई ना कोई साक्ष्य जरूर मिलता, तो ये कथन भी गलत है। किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, अकाल पड़ा होगा, जलवायु परिवर्तन या अकाल की स्थिति रही होगी, लेकिन ये कथन भी गलत है कि जलवायु परिवर्तन या अकाल जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, युद्ध जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि युद्ध से सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन युद्ध जैसा कारण भी कोई नहीं मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसा नहीं कोई युद्ध के साक्ष्य या सब इधर उधर छित विच्छित बिखरे हुए पड़े हों, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो पतन का अगर पूछे कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे या थे, तो उपरोक्त सभी। और अगर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 4 दे रखे हैं, तो बाढ़ से, बाढ़ के कारण सभ्यता का अंत हुआ, ये प्रमुख कारण इसका माना जाएगा। अब देखिए नगर नियोजन पे और बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, सिटिंग प्लानिंग, जिससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नगर नियोजन, सिटिंग प्लानिंग इनकी बेस्ट थी, जिसमें क्या था, सभी नगर दुर्गीकृत थे, चारों ओर से बाउंड्री वाल से घिरे हुए थे, केवल चनहूंदड़ो नहीं था। चनहूंदड़ो, ये प्रश्न पूछा है, चनहूंदड़ो नगर दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था, चनहूंदड़ो नगर दुर्गीकृत नहीं था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पर। नालियों यानी वाटर ट्रीटमेंट ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, बड़े बड़े नाले थे जिनमें सीवर के होल भी बनाए गए थे, मकानों में पृथक कुएं भी पाए गए थे, मकान 2 मंजिल भी थे क्योंकि सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो नगर नियोजन इनका बेस्ट था। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि स्मार्ट सिटी प्लान सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से क्या सीख ले सकता है। तो नगर नियोजन बहुत बेस्ट था, खिड़की दरवाजे अच्छे थे, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था थी, और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हो या ड्रेनेज सिस्टम हो, मकानों में एक मैपिंग से मकान बनाए गए थे, रसोई थी,
नहाने धोने के लिए स्नानागार बने हुए थे, कुएं थे और मकान 2 या 3 मंजिल भी रहे होंगे, क्योंकि सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। और नगर घिरा हुआ था 4 दीवारी से। चनहुंदड़ो एकमात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, प्रश्न बन सकता है। इसके साथ ही ये सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त होता है। लगभग 4 एपिसोड में हमने ये कवर किया है। नोट्स अपने प्रिपेयर करते चले। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब नहीं है कान में बाजा लगाया और लेट गए बैठ कर और क्लास देखनी शुरू कर दी, निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है। कॉपी पेन लेकर बैठे, टेबल पर आराम से मोबाइल रखे, नोट्स प्रिपेयर करते चले। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ ली है वो रिवीजन करते चले और एमसीक्यू लगाते चले। इससे आगे की बातें अगले टॉपिक में करेंगे। अगला टॉपिक हमारा वैदिक काल है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से हम इतिहास विषय के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। हिंदी की भी क्लास में शुरू करूंगा। करंट अफेयर लाइव पढ़ाने के लिए स्टूडेंट कह रहे थे, आप सुझाव दीजिए कि क्या करंट अफेयर हम लाइव पढ़ाएं। आप लोगों नीचे कमेंट करते रहते थे। उस दिन लाइव सेशन हुआ था, कोई आया नहीं था, 10-12 बच्चे जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि करंट अफेयर सर लाइव पढ़ाइए। तो उस विषय में भी बताइएगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो विनिंग चैट ग्रुप जो है हमारा विनिंग स्काई वाला, उसमें प्रश्न आप भेज सकते हैं। इतर सब्जेक्ट से भी, जरूर नहीं इतिहास से संबंधित या अन्य विषय से भी जो भी प्रश्न हो। ठीक है, आज बहुत लेट हो गए हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और देखिए पेपर निकट है, अगस्त में पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है बहुत लंबा समय है और हम आलस में आ जाएं। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी और जो ये समय मिला है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।